हाँ जी गाइस, वेलकम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल टू द न्यू चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द बिजनेस सर्विसेज। भैया बिजनेस सर्विसेज बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसकी कवरेज पेपर में अच्छी खासी हो सकती है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक बात सोचने योग्य है कि एक बिजनेस दो चीज़ों में डील करता है, या तो गुड्स में या तो सर्विसेज में। लेकिन हम जब सर एक बात बताइए, गुड्स और सर्विसेज में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? बेटा गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गुड्स को देखा या छुआ जा सकता है, परंतु सर्विसेज को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, परंतु सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि मेरी कोचिंग, क्या आप मेरी कोचिंग को पकड़ सकते हैं? क्या मेरी कोचिंग को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अब मुझे देख सकते पर मेरी कोचिंग को तो नहीं देख सकते, मेरी सेवा जो आपको प्रदान की जा रही है उसको तो नहीं देख सकते। तो ध्यान देखना, तो ये हमारा बेटा इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट ए टेंजिबल। व्हाट डू यू मीन बाय द इनटेंजिबल? जिसको देखा या छुआ ना जा सके, दैट इज द इनटेंजिबल। यहाँ तक का भाग समझ में आता होगा। सर इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमने कुछ सर्विसेज के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे बिजनेस के लिए मददगार सिद्ध होती हैं और कहीं ना कहीं इंसानों के लिए भी मददगार सिद्ध होती हैं। जिसमें पहली सर्विस हम पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज। यह बैंक हमें कई प्रकार की सर्विसेज देता है, बहुत सारे प्रकार की सर्विसेज देता है। हम बैंक में जाके कई प्रकार के खाते खुलवा सकते हैं, जैसे कि आप उसमें बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, अपनी एफडी करवाते हो, अपना करंट अकाउंट करवाते हो। एक मोड करके भी होता है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम जिसको बोलते हैं, तो भैया वो भी हम खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग आपको कई प्रकार की सर्विसेज और भी देती हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। जैसे कि आज की डेट में आपको बैंकिंग ई सर्विसेज दे रहा है। जैसे अगर आपको अपने यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप बैंकिंग के माध्यम से बड़े आराम से पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉमन सेंस है, गूगल पे आप कब चला पाओगे? जब आपका बैंक अकाउंट होगा। येस और नो गाइस? कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट भी ना हो और आप गूगल पे की सर्विसेज भी एंजॉय कर पा रहे हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन या इन ऑर्डर टू एंजॉय द सर्विसेज ऑफ द ई बिजनेस या ऑनलाइन पेमेंट्स, देन यू मस्ट हैव योर बैंक अकाउंट। Only then you can enjoy that services, otherwise not. ये रहेगा मेरा पहला मुद्दा। उसके अलावा हम लोग बैंकिंग की कुछ और सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बैंक आपको ओडी लिमिट देता है। बिजनेस वालों को पता होगा कि आपको एक ओडी लिमिट मिल जाती है, इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। एक कैश क्रेडिट करके भी कॉन्सेप्ट होता है, एक चेक फैसिलिटी करके भी कॉन्सेप्ट होता है, एक बैंक ड्राफ्ट भी आप बनवा सकते हैं। मैं उनकी चर्चा भी 1 बाय 1 करूँगा। उसके बाद बेटा हम लोग इंश्योरेंस की चर्चा करेंगे, और इंश्योरेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आई थिंक 6 के 7 आपके प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंसेस के। वो हमें बहुत डेप्थ में कवर अप करने हैं। पेपर में उसके आने की 90% चांसेस हैं कि वो पेपर में आएगा ही आएगा। उसके ऊपर केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंश्योरेंस के अंदर अगला मुद्दा जो हम उठाएंगे जो वो होगा कि हमारे पास 3 प्रकार की इंश्योरेंस होती है। मुख्य 2 प्रकार की इंश्योरेंस होती है। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, एक होती है जनरल इंश्योरेंस। बेटा आप अपने व्हीकल की इंश्योरेंस करवाते हो ना? हाँ या ना भैया? वो किसका पार्ट बनेगा? जनरल इंश्योरेंस। आप फायर इंश्योरेंस करवाते हो ना? वो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट बनेगा। मैं जब चर्चा पे आऊँगा तो और इसको एक्सप्लेन करूँगा। बेटा इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और 1-2 चीज़ें हमने टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम में पढ़नी है, ठीक है। और हमने कुछ पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, कि हमारे पास जब हमने डाक जो पोस्ट करवानी होती है उसमें हमें पोस्टल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी सर्विसेज के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो अब मैं सबसे पहले सर्विसेज की आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम लिखेंगे और सबसे पहले सर्विसेज के हम लोग फीचर्स लिखेंगे कि सर्विसेज के फीचर्स क्या होते हैं। और 5 फीचर्स होंगे सर्विसेज के जो कि आई से शुरू होंगे, जिसमें से पहला मैंने क्या बोला था? इनटेंजिबल। अगला होगा इनकंसिस्टेंस, फिर होगा इनसेपरेबल, फिर आगे 2 और हैं, एक है इसके अंदर इन्वेंट्री और एक है इन्वॉल्वमेंट। इनसेपरेबिलिटी भी है। ये 5 चीज़ें मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है, तो फटाफट से आइएगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर 4। और एक और बात दोहरा दूं, चैप्टर नंबर 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेटा इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कह पाएंगे कि हमारा 50% ऑफ द बीएसटी फिनिश हो चुका है, ठीक है जी। तो टारगेट यही रहेगा कि जुलाई तक हम लोग इसके 6 चैप्टर आराम से कंप्लीट करके परे कर देंगे। आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें महसूस होगा तो हम अगस्त में चैप्टर नंबर 7 भी खत्म कर देंगे। तो अगस्त में आपका 70% सिलेबस खत्म। ओनली 3 चैप्टर्स विल बी रिमेनिंग फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। 7 लंबा चैप्टर है थोड़ा। चैप्टर नंबर 8 छोटा है, 9 छोटा है, 10 थोड़ा बड़ा है। मैं चाहूँ तो मैं आपको अक्टूबर मिड तक सारा सिलेबस खत्म करवा के खत्म कर सकता हूँ कि हो गया।
चलो अब केशव दरवाजा बंद करेंगे और मैं चर्चा पे आगे आऊंगा। प्लीज चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर 4। हर चीज को बहुत डेप्थ में करिएगा प्लीज। बिजनेस सर्विसेज। बेटा सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, इसके अंदर फीचर्स की। बेटा आप राइटिंग को थोड़ा फास्ट रखेंगे क्योंकि मैं थोड़ा तेजी में करवाऊंगा काम, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स। बेटा पहला फीचर लिखेगा इनटेंजिबल। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, सुना गाना भाई साहब? ये क्या कह रहा है? डोंट टच मी, इवन यू कांट टच मी। टू बी वेरी क्लियर, वी कैन टच इट, डोंट वरी, इट इज इट, नॉट ही और शी। डोंट वरी गाइस, कम ऑन, बैक टू द कॉन्सेप्ट। नोट तो मैं कुछ एक्स्ट्रा हूँ, मैं चुप करके रहता हूँ अपनी क्लास में। चलिएगा वापस आइए प्लीज। मुझे होता है तुम +1 में +2 में आ जाओगे फिर तुम्हारे साथ और खुल जाएंगे थोड़ा ना यार ना, अभी तुम छोटे हो, छोटे रहने दो। हाँ जी गाइस, लिखेगा सर्विसेज आर इंटेंजिबल that is we can't touch it और seen it। ना तो आप उसको छू सकते हो और ना ही देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ अ टीचर। बस इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करना, सिंप्लीफाई करके चलेंगे। इंटेंजिबल के बाद नेक्स्ट लिखो फटाफट से। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इनकंसिस्टेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकंसिस्टेंसी? एक बात बता बे, ओए इधर देख, नॉन डस्ट की इरेजर तो पता ही है सबको। अरे हाँ या ना तो बोले यार। शॉप ए के पास गए, शॉप बी के पास गए, दोनों से एक जैसी मिलेगी कंसिस्टेंसी? एक तुम मेरे पास पढ़ रहे हो, एक फलाने टीचर के पास पढ़ रहे हो, दोनों सेम पढ़ाते होंगे? हर बंदे की सर्विसेज अलग अलग होती हैं। क्या बन गया? इनकंसिस्टेंसी। क्लियर हो गया होगा? यस, लिखेगा इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज गिवन बाय द टू पीपल आर ऑलवेज डिफरेंट। For example, the way of teaching by teacher A and teacher B will be different. इन्वेंट्री। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेंट्री गाइस? स्टॉक। क्या आप गुड्स का स्टॉक मेंटेन कर सकते हो? क्या सर्विसेज का स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो? नो सर, नो नो नो। हालांकि इसमें तर्कवान बुद्धि वाले लोग कह सकते हैं सर हाँ आप सर्विसेज देते हो। मैंने कहा हाँ मैं देता हूँ। सर आप क्लासेस रिकॉर्ड भी तो करते हो, स्टॉक मेंटेन हो रहा है सर? किसी ने बोला नहीं, मैं कहा चलो मैं ही तुम्हारे मन में एक बीज डाल दूं ये बोला। बट द थिंग इज कि ये किस सेंस में बोल रहा है?
देखो एक बारी अगर मौका चूक गया तो वो चीज़ दोबारा नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल किस सेंस में, आपने बुक माई शो से सुबह 11 बजे का टिकट ले लिया, लेकिन तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, 11 से 1:30 की वो मूवी थी, वो निकल गई और तुम 2 बजे पहुंच गए सिनेमा हॉल, तो बोलेगा तुम, अगर तुम उसको कह रहे कि देख मेरे पास टिकट है 11 से 1:30 वाली, मैं उस टाइम तो नहीं आया, मुझे अब बैठने दे, क्या वो बैठने देगा? अगर एक बार तुम मौका तुमने चुका दिया तो तुम उसको दोबारा से अवेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब समझ में आई किस सेंस में बोल रहा है? क्लियर हो गया ना? तो ये सेंस में बोल रहा है कि भैया अब इसको मैं स्टॉक नहीं रख सकते इसको, ठीक है ना? लिखिएगा प्लीज। देखो किंतु परंतु तो बहुत हो सकते हैं, पर जो हम बुक के अंदर लिखा हुआ है मैं उसको थोड़ा फोकस में ला रहा हूं, ठीक? इन्वेंट्री स्टॉक में लिखिएगा प्लीज। सर्विसेज आर कंज्यूम्ड at the time when they are produced. We can't maintain the inventory. For example, vacant seat in a cinema hall. Vacant seat in a cinema hall. Inseparability. Oblique. Non-transferability. क्या तुम मेरी कोचिंग और मुझे जुदा कर सकते हो? मैं हूं तो ही मेरी कोचिंग है। अरे हाँ या ना तो बोलिए भैया। बस तुम ऑनर को और सर्विसेज प्रोवाइडर को, या यूं कहूं सर्विसेज और सर्विस प्रोवाइडर को कभी भी तुम आपस में अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना भैया? द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, we can't separate medical services from the doctor. तुम एक डॉक्टर से उसकी सर्विसेज को जुदा नहीं कर पाएंगे। भाग समझ में आ गया होगा? अरे बोलो ना जी। द लास्ट पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑब्लिक कस्टमर पार्टिसिपेशन। बेटा अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो सर्विसेज दी जाएंगी? किसको दूंगा मैं? मेरे सामने कोई बैठे नहीं, मैं सुबह आके 10 बजे बड़बड़ करना शुरू कर दूंगा यहाँ पे? रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर साइड पे रखो अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो, पर वो भी तो किसी ना किसी के लिए करूंगा ही। अच्छा रिकॉर्डिंग करके घर पे रख लो सर, और अकेले सुना करना। जच रही है बात? नहीं जच रही ना? अब तो तुझे सेटिस्फेक्शन हो गया होगा। तो भैया इसीलिए अगर कस्टमर है, कस्टमर की यदि इन्वॉल्वमेंट है तो ही सर्विसेज देने का वजूद है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है ना? लिखिएगा। To experience the services, to experience the services, customers' participation should be must.
बात समझ में आ गया होगा, पक्का बात लिख के यस। और एक और बात बता दूं, पेपर में आने के लिए ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, 10 या 20% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में आएगा, नहीं तो बहुत कम चांस है। आज तक मैंने इसको क्वेश्चन को देखा नहीं कभी पेपर में आते हुए, यस ये कभी भी नहीं आते। लेकिन एक करिकुलम का पार्ट है तो मैंने करवा दिया कि तुम लोगों को बाई चांस अगर पेपर में आ जाए तो तुम लोग ऐसे निहत्थे होकर नहीं बैठे रहोगे कि हमें कुछ तो पता ही है। तो 5 आईज हैं, देखो पहले नाम पढ़ेंगे फटाफट से, इनटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री, इनसेपरेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट। समझ में आ गया होगा। मैं अब इस पर और चर्चा करके अपना समय खराब नहीं करूंगा। अब एक डिफरेंस आपको घर से लिखना है, लिखिएगा प्लीज, यू कैन इजीली राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। बुक में दिए हुए 7 पॉइंट, आप सातों के सातों लिखेंगे। अपने बुक को रेफर करके लिख लेना, इजी है बेटा, पॉइंट बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है इंटेंजिबल, तुम बताओ गुड्स क्या होंगे? टेंजिबल, और सर्विसेज क्या होंगी? इनटेंजिबल। समझ में आ गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना भैया ये। अच्छा अगला पॉइंट लिखा हुआ इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री तुम किसकी बना सकते हो? उसकी नहीं बना, बस ऐसे सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ये तो लिख ही लेगा यार, इसमें क्या है अब तो, ठीक है ना। हाँ जी गाइज, हेडिंग नंबर नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। बेटा एक फ्लो चार्ट बना लेना। पहले में लिखना बिजनेस सर्विसेज, दूसरे में लिखना सोशल सर्विसेज, और अगले में लिखना बेटे पर्सनल सर्विसेज। बेटा अलग अलग से हेडिंग नहीं बनाएंगे, बस इसके नीचे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं इसका क्या क्या होता है। सर्विसेज मेंट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठंड लग रही है, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा। सर्विसेज मेंट फॉर improving the condition of society, for example promoting education, sanitation, साफ सफाई एटसेट्रा। सर्विसेज meant for customers,
फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, रेस्टोरेंट, एटसेट्रा। बेटा बिजनेस सर्विसेज आर मेनली मेंट फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। वेयर हाउसिंग, कस्टमर को क्या करना है वेयर हाउसिंग से, किसको लोड है वेयर हाउसिंग कराने की, समझे बात को। हाँ इंश्योरेंस आएगा, 100% आएगा इंश्योरेंस, यस। खुशी की बात यही है कि आपको इन दोनों को सिर्फ नाम ही जानना था, इनको हमने आगे नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यही पढ़ना है आगे। नोट, इन दिस चैप्टर वी विल ओनली फोकस अपॉन द बिजनेस सर्विसेज। भाग समझ में आ गया। अच्छा एक और बात बता दूं सर, हमारे पास कुल मिला के बिजनेस सर्विसेज कितनी होती हैं? बेटा 5 प्रकार की बिजनेस सर्विसेज होती हैं जो आपके आपके करिकुलम में मेंशन्ड है। पहली बैंकिंग, दूसरी इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, अब यहां पे भी जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं सिर्फ वही हमने पेपर में पढ़ना है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम, दैट्स इट। आने वाली मेरी जो क्लासेस की चर्चा होंगी इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होंगी। हेडिंग नंबर 1, बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज लिखो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बैंक होता क्या है, बताना। बैंक क्या करता है, क्या करता है बैंक? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों को पैसा उधार पे देता भी है और लोगों से पैसा उधार पे लेता भी है। तो बैंकिंग इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन who will क्या accept the deposits and who will lend the loan. That is, a bank is buyer and seller of money.
समझ में आ गया भैया? पार्ट क्लिक हो गया? यस। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, इसी के अंदर ही बैंकिंग मीनिंग था पहला हेडिंग। सेकंड, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक फ्लो चार्ट बना लेना सारे बच्चे। पहले में लिखेंगे बेटा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा लिख लो बेटा करंट डिपॉजिट अकाउंट, अगला लिखो भैया recurring deposit account. Next is the fixed deposit account, and the last one is the multiple option deposit account. इसी को ही हम प्यार से क्या कहते हैं, मोड। गाइस सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, सुन लीजिए बेटा। जब एक पर्सन अपने पर्सनल नाम पे खाता खुलवाता है बैंक में जाकर के, तो वो एक सेविंग अकाउंट ही खुलवा सकता है। सुनते जाइए, इसके अंदर जितना मर्जी पैसा आप रख सकते हैं, जितना मर्जी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आपकी ट्रांजैक्शन उससे कहीं ज़्यादा हो रही हैं तो बेटा फिर आपको जो है कुछ चार्जेस आपके कटने शुरू हो जाते हैं सेविंग के अंदर, ये मसला रहता ही रहता है। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं करंट अकाउंट की बात करूं, करंट अकाउंट की खासियत ये है कि ये हमेशा एक बिजनेस के नाम पे खुलेगा, कभी भी पर्सनल नाम पे नहीं खुलेगा। और दूसरा, करंट अकाउंट के अंदर आप जितना मर्जी पैसा जमा कराओ, जितना मर्जी पैसा निकलवाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेविंग में आप कर तो सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। भाग समझ में आ गया होगा? सर जब हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, एक सेकेंड गाइस, तो मुझे ना इसकी नोटिफिकेशन बंद करने का मसला नहीं समझ में आ रहा। चलो अगली बार आएगा, ध्यान रखेंगे हम लोग। जब आप अपना सेविंग का खाता खुलवाते हो तो बैंक आपको एक चेकबुक इशू कर देता है, और जब भी आपको पैसे निकलवाने होते हैं, आजकल तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर लेते हो, लेकिन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, जब आपके पास ऑनलाइन का चक्कर नहीं होता होगा, तो पैसे विड्रॉ करवाने के लिए आप चेक बुक के माध्यम से चेक, सेल्फ का चेक, आपने नाम सुना होगा, सेल्फ का चेक काट देते हैं और अपना बैंक में जाके पैसे निकलवा सकते होते हो। तो आपको ऐसे करके पैसे निकलवाए जा सकते थे। एक आपको बैंक क्या जारी कर देता है, एक डेबिट कार्ड भी जारी कर देता है। डेबिट कार्ड का मीनिंग पता ही होगा, यस और नो गाइस? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड द क्रेडिट कार्ड, कौन बताएगा? सही बोला इन्होंने, डेबिट कार्ड में जितने पैसे होंगे आपके खाते में आप उतने ही निकलवाओगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में इसका कोई लिंकेज नहीं होता। आपकी लिमिट एक सेट हो जाती है, तो उस लिमिट के मान लो 50,000 की लिमिट आपकी सेट हो रखी है, तो 50,000 तक पैसे पहले जितना मर्जी आप उसको यूज़ कर लीजिए। लेकिन बैंक क्या करेगा, एक टाइम होगा, 40 डेज या 50 डेज की टाइम लिमिट मिलती है आपको, और उसके बाद आपको वो वाले पैसे वापस से बैंक में जमा करवाने होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे कुछ काम होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर। परंतु सेविंग जब आप खाता खुलवाते हो तो आपको क्या मिलता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो आप लोग डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट जो है कर सकते होते हो।
यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया होगा। सर एक पासबुक होती है, वो क्या होता है? बेटे पासबुक कुछ भी नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट होती है एक। पासबुक के अंदर क्या लिखा होता है, कितने पैसे जमा हुए, कितने आपने निकलवाए, वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आपकी पासबुक में लिखा होगा, बात खत्म हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। सर और सेविंग की क्या विशेषता है? और कोई खास सेविंग की विशेषता नहीं। अच्छा हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, क्या सेविंग में अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो बैंक वाला क्या आपको इंटरेस्ट देगा? यस देगा। आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग के अंदर? करंट अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है? नो। करंट अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट कभी भी नहीं मिलता, सेविंग के अंदर इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? यस। सो आइएगा, अच्छा कुछ और बातें भी डिस्कस कर लूँ। सर आपने दो नाम लिखवाए, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट का चलो जब आएंगे फिर से लिखाएंगे, पहले सेविंग को पहले लिखते हैं। आइए फटाफट से, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट प्लीज। नंबर 1, savings account are always opened in the personal name of depositor. In the personal name of depositor. Point number 2, a depositor can deposit any sum of money and withdraw the amount from saving account but there are some restrictions on depositing the money. When the saving account is opened, then the bank will issue, अच्छा क्या देता है बैंक आपको? चेकबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड्स, कार्ड नॉट कार्ड्स, कार्ड, and a passbook. Passbook is just like a bank statement which contains all the records of the transactions. समझे बात को? All the records of the transaction. एक बात बताना, कॉमन सेंस लगा करके, आपने एफडी का नाम तो सुना ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपको क्या सेविंग में भी मिलता है? यस। एफडी में मिलता है? बिल्कुल यस। बताना ज़्यादा कहाँ मिलता होगा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर in case of
एफडी, भाग क्लियर हो गया। करंट डिपॉजिट अकाउंट फटाफट से आइएगा बेटा। This account is opened by the business. This account is opened by the businessman in the name of his business. B point. All the business related transactions are carried out all the business related transactions are carried out through this account, and any amount of the money can be deposited or withdrawn from this account without any restriction. समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बोलो ना जी। हाँ जी, क्या आपके पास अगर करंट अकाउंट में 50 लाख भी पड़ा है पिछले 2 सालों से, क्या ब्याज मिल रहा होगा उसके ऊपर? नो इंटरेस्ट विल बी गिवन in case of current account, but bank impose some charges. करंट अकाउंट अगर आपका होगा तो पूरे सालाना आपके पैसे कट जाते हैं। impose some charges to maintain the current account. सर जो बैंक वाला ओडी लेता है, ओडी बोले तो ओवरड्राफ्ट, और जो कैश क्रेडिट की लिमिट लेता है तो उसका नाता सेविंग के साथ है कि करंट के साथ है? करंट के साथ है। लिखिएगा इस बात को, लिखिएगा इस बात को। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी ये क्या होता है मैं बताऊंगा आराम से आपको आगे जाके। इज अवेलेबल थ्रू दिस अकाउंट। थ्योरेटिकली नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। recurring deposit account, recurring deposit account बेटा होता क्या है? recurring deposit का मतलब क्या होता है? what do you mean by the recur? बार बार। आपने क्या किया, बैंक वालों को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया
ये तुम लोग ने एक ऐसा अकाउंट ओपन किया जहाँ पे तुम हर महीने 500 रुपया या हर महीने 2000 रुपया तुम बैंक में जमा करवाने चले जाते हो। जब आपने एक ऐसा सा अकाउंट खोला है जहाँ पे तुम हर पर्टिकुलर एक इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक के खाते में जमा करवा देते हो, और उसकी मेच्योरिटी जब आएगी, क्योंकि मेच्योरिटी पहले से बता दी जाएगी कि हाँ जी 5 साल के बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो और 5 साल के बाद क्या मिलेगा आपको, जितना आपने पैसा जमा कराया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको इकट्ठा ही मिल जाएगा। अगर ऐसा सा का अरेंजमेंट है देन दैट विल बी नोन एज द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पहली बात। दूसरी बात, सर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, और ये इंटरेस्ट जो मिलेगा क्या ये सेविंग से ज़्यादा होगा? यस। क्या एफडी से ज़्यादा होगा? द आंसर इज नो। एफडी में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। भाग समझ में आ गया होगा? यस और नो गाइस? ध्यान में रहेगा इस बात के, लिखिएगा इस बात को फटाफट से। इन दिस a fixed amount is deposited after a particular interval for a fixed period of time and on maturity the principal amount is repaid to the customer along with the interest. B point. The rate of interest is higher than the savings account but less than the, हाँ जी, एफडी। भाग समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का? चलिएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, बट इसको टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। मेरे एक बात बताइए, एफडी के अंदर क्या पैसे बार बार जमा होते हैं कि एक को बारी में जमा हो जाएंगे? एक को बारी में जमा करा दिए आपने पैसे, अब वो पैसे आपको कब मिलेंगे? बीच बिचाले मिलेंगे कि मैच्योरिटी पे ही मिलेंगे? मैच्योरिटी पे मिलेंगे। सर बीच बिचाले मिल तो जाएंगे लेकिन आपके पैसे कट जाएंगे। मान लो आपने 2 साल की एफडी कराई, 6 महीने के बाद आपको पैसे की लोड पड़ गई, तो आपके बैंक से निकलवा सकते हो? हाँ जी निकलवा सकते हो, लेकिन उसमें आपके पैसे कट जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको फिर। ये थी पहली बात। दूसरी बात, बेटा एक बंदे ने 5 लाख की एफडी कराई 2 साल के लिए, एक बंदे ने 5 लाख की एफडी कराई 5 साल के लिए, पता ना किसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 5 साल वाले को। तो जितना ज़्यादा आपका समय होगा उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, सर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे खातों में से कहाँ मिलेगा? एफडी में मिलेगा। बात समझ में आ गया होगा? 3 बातें लिखवा रहा हूँ, फटाफट से लिखिएगा। पॉइंट नंबर ए, खोल लो एक बार। मैं 2 मिनट तो आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। A fixed deposit is repayable
after the expiry of a specified period B point, longer the period of deposit, comma, higher will be the rate of interest. समझ में आया पॉइंट? When the customer opens FD account, next point, then the bank will give, क्या देता है बैंक? Then the bank will give an acknowledgement, जिसको हम रसीद भी कहते हैं. आप कभी अपनी दुकान पे बैठे हो, वो जो लोग जागरण करवाते हैं वो चंदा मांगने के लिए आते हैं कि नहीं आते? तो जब उनको 500 रुपए की पर्ची मतलब देते तो वो 500 की पर्ची काट के देते हैं ना. दैट इज नोन एज द एक्नॉलेजमेंट, रसीद जिसको बोल रहे हो आप. अब तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा एक्नॉलेजमेंट. तो इसी प्रकार से बैंक में आप गए, आपने 5 लाख की एफडी खोल दी, तो बैंक वाला उसके बदले में तुमको कुछ प्रूफ पे तो देखा. क्यों तुम खाली घर पे आ जाओगे? खाली तो आओगे, तुम्हें कोई ना कोई प्रूफ तो चाहिए. दैट प्रूफ which is given by the bank to you in the form of a document, that is known as the fixed deposit receipt. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने क्या बोला, क्या बोला, लाइन पढ़ना, पूरा लाइन पढ़ना एक बार. क्या बोला? एक्नॉलेजमेंट विच इज नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट. भाग समझ में आ गया होगा? पर मेरी इस पूरी क्लास में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जो आपको पल्ले ना पड़ा हो. बस अगर आपको मेरी हर बताई बात समझ में आ रही है तो आप कोचिंग के पूरे पैसे वसूल कर रहे हो. सीधी सी बात है. लास्ट पॉइंट बाद में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर. The rate of interest is highest, not higher. It is the highest, guys, in case of FD. समझे क्या बात को बेटा? इसको सब तो वध रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलता है अपन FD च मिलता है. ठीक है, अभी एक और रह गया अकाउंट, मैं कल चर्चा करूंगा. क्लास को वाइंड अप करते हैं प्लीज. इसके बाद मुझे अकाउंट्स की चर्चा चालू करनी है आपके साथ.